भारत के इतिहास में कुछ ऐसे स्थान हैं जो केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं होते, वे स्वयं इतिहास को आकार देते हैं। उत्तर प्रदेश भी एक ऐसी ही भूमि है। यहीं महान साम्राज्य उभरे, यहीं धर्मों ने नई दिशा पाई और यहीं से निकले विचारों ने पूरे भारत को प्रभावित किया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश हमेशा से इतना महत्वपूर्ण था? कैसे गंगा के मैदानों में बसा एक क्षेत्र भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राजनीति का केंद्र बन गया? किन राजाओं, साम्राज्यों और ऐतिहासिक घटनाओं ने इसकी पहचान को गढ़ा? और आखिर क्यों उत्तर प्रदेश को भारत के इतिहास का धड़कता हुआ हृदय कहा जाता है? आज की इस यात्रा में हम समय के हजारों वर्ष पुराने पन्नों को पलटेंगे और खोजेंगे उत्तर प्रदेश की उस कहानी को जिसने भारत की कहानी को आकार दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वर्तमान से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पीछे जाना होगा। भारत को समझना है तो उत्तर प्रदेश की कहानी तो जाननी ही पड़ेगी, उसकी कहानी तो आपको सुननी ही पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका अग्रहरी और आप सबका स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस इतिहास के बारे में जो कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, जहां पे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, कबीर जैसे महान लोगों का यहाँ पे जन्म हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की कहानी को। देखते हैं यहाँ पे आध्यात्मिक केंद्र उत्तर प्रदेश को क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और महात्मा बुद्ध का भी सारा जीवन जो था, अधिकतर जीवन उनका वो यहीं उत्तर प्रदेश में ही बीता था। और अगर बात करें राजनीतिक धुरी की तो दिल्ली तक का जाने का जो रास्ता था वो यहीं उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे ज्यादा भारत के, वो पता है कौन से थे? वो उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। लगभग 8 प्रधानमंत्री जो थे वो उत्तर प्रदेश से ही बने हैं। कितने प्रधानमंत्री? 8 प्रधानमंत्री थे जो कहां से बने हैं? वो उत्तर प्रदेश से ही निकले हैं, यहां से उत्तर प्रदेश से माने जाते हैं। सांस्कृतिक संगम देखा जाए तो आप देखोगे यहाँ पर गंगा यमुना का संगम भी होता है, जो कि आपको प्रयागराज में देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर प्राचीनतम पद चिन्ह यानी पाषाण काल से हड़प्पा तक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा था हड़प्पा में आलमगीरपुर गंगा यमुना का पहला हड़प्पा स्थल हमें प्राप्त हुआ था। और नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल यानी कि मिर्जापुर, बुंदेलखंड, सरायनाहर, मेरठ और सहारनपुर से ताम्र के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ताम्र के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्रथम साक्ष्य जो देखने को मिलते हैं, यानी कि सबसे पहले अगर मानव ने खेती करना शुरू करा था तो वो उत्तर प्रदेश से उसके साक्ष्य में मिलते हैं। कौन से जिले से? लहुरा देव संत कबीर नगर में जो पड़ता है। और इसके साक्ष्य जो मिले थे हमें 8000 से लेकर 900 ईसा पूर्व में चावल के प्रथम साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं? चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल के साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण यानी प्रतापगढ़ 10,000 ईसा पूर्व के मानव के खोपड़े के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। यानी जो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है वहां से हमें मानव के खोपड़े के साक्ष्य मिलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे बेलन घाटी, सिंगरौली, चकिया पूरा पाषाण साक्ष्य के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। वैदिक तपोभूमि महाजनपद, आपने पढ़ा है वैदिक सभ्यता में 16 महाजनपद। ठीक है, वैदिक सभ्यता आगे जो हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, वहां पे हम महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं।
तो उन महाजनपदों में हमने देखा कि जो 8 महाजनपद थे वो कहाँ से थे, तो वो उत्तर प्रदेश से ही हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि आपके देखेंगे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये 8 महाजनपद थे जो 16 महाजनपद से निकल करके आए थे। यानी उत्तर प्रदेश में ही हमें 8 महाजनपद देखने को मिलते हैं। और महाकाव्य ऋषि जैसे कि रामायण, महाभारत, हस्तिनापुर यानी कि इसकी आधार भूमि भी रही है। आपका रामायण देख लो और महाभारत देख लो, उसका आधार केंद्र भी इसको मानते हैं। महान ऋषियों की तपोभूमि रही है, जैसे कि भारद्वाज ऋषि और गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे जो महान ऋषि थे वो यहीं से आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध का धर्म का पालना। गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश सन्यासी जीवन इसी भूमि पर व्यतीत किया था। यानी जो गौतम बुद्ध थे वो सबसे ज्यादा अपने जीवन का जो समय था वो उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत करते हैं। जैसे कि सारनाथ का महत्व, क्योंकि सबसे पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में ही इन्होंने दिया था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति वो हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, और चौखंडी स्तूप वह पवित्र स्थान है जहां बुद्ध अपने प्रथम शिष्यों से मिले थे। जो चौखंडी है वहां पे बुद्ध जो है वो अपने प्रथम शिष्य से मिले हुए थे। ठीक है, और स्वर्ण युग कला, वास्तुकला और शक्ति, यानी कि यहाँ पे स्वर्ण काल यानी कि देखेंगे सांस्कृतिक कला, इन सब का विकास बहुत ही चरम उत्कर्ष पे था। क्योंकि मौर्य काल और कुषाण, गुप्त साम्राज्य, वर्धन वंश, और आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? स्वर्ण युग, किसको? गुप्त काल को बोला जाता है, क्योंकि इस समय सांस्कृतिक कला का बहुत ही तेजी से विकास हुआ था। मौर्य काल, चंद्रगुप्त है इसके प्रथम शासक थे मौर्य काल के, और 330 से 380 ईसा पूर्व सम्राट ये बने थे। उसके बाद आते हैं अशोक, 268 से 232 ईसा पूर्व। अशोक ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार जो था वो बहुत ही दूर दूर तक, यानी जो देश हैं दूसरे देशों तक भी फैलाया था। योगदान इनका क्या था? बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था और मूर्तियों का व्यापक निर्माण, कला का नया अध्याय यहीं से शुरू हो जाता है। कुषाण काल में शासक कौन होते हैं? कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव, ये 3 शासक जो है वो कुषाण काल में हमें देखने को मिलते हैं। योगदान इनका क्या था? मथुरा कला का स्वर्णिम काल इसको बोला जाता है। किसे? जो कुषाण काल था। मध्य और पूर्व एशिया से व्यापारिक जुड़ाव, यानी मध्य और पूर्व एशिया से ये लोग व्यापार भी करते थे, यानी जो बिजनेस होता था वो यहाँ से करते थे ये लोग। और गुप्त साम्राज्य की बात करें तो सबसे पहला जो शासक था यहाँ पे वो समुद्रगुप्त था। 330 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईसा पूर्व तक रहते हैं। योगदान इनका क्या था? हिंदू कला व वास्तुकला का चरम विकास था। हिंदू कला यानी हिंदू कला में जो संस्कृति थी उसको बहुत ही उच्च चरमोत्कर्ष तक ले जाने वाले यही थे। कौन से? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त। अब आते हैं वर्धन वंश में। हर्षवर्धन 606 से 647 ईसा पूर्व। योगदान इनका क्या था? समूचे उत्तर भारत पर नियंत्रण, कन्नौज साम्राज्य को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाना। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पे मौर्य काल, कुषाण और वर्धन वंश, गुप्त साम्राज्य जैसे कई साम्राज्य यहाँ पर उभर करके आए और काफी बड़े स्तर पर ये लोग इसको पहुंचा भी दिए थे। अब कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब यहाँ पे है कि कई सारे जो साम्राज्य थे वो यहाँ पे क्या हो गए थे, यानी कि अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे हमें युद्ध देखने को मिलते हैं, जैसे कि टकराव देखने को यहाँ पे मिलता है। हर्षवर्धन उत्तर भारत पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए 3 महाशक्तियों का ऐतिहासिक टकराव होता है। तीनों का आपस में क्या हो जाता है? तो वो युद्ध होता है। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य
बंगाल पाल साम्राज्य और दक्कन के राष्ट्रकूट साम्राज्य, ये तीनों आते हैं और आपस में क्या हो जाते हैं, युद्ध हो जाता है इन लोगों का। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं मध्यकालीन, यहाँ पे सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे कि 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा गहरवाल वंश के राजा जयचंद की पराजय हो जाती है और मुस्लिम शासन का आरंभ यहीं से देखने को मिलता है। यानी जो मुस्लिम साम्राज्य है, मुस्लिम, अभी किसी युग की बात नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से, यानी मुस्लिम साम्राज्य जो जितने भी आते जाते हैं, लाइक लोदी वंश, खिलजी वंश, इन सब का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। तो मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत यहीं से हो जाती है। मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत यहीं से देखने को मिलती है। ठीक है, 1210 और से 1320 में दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है और यहीं पे आप देखेंगे कि स्लेव डायनेस्टी यानी दास प्रथा, स्लेव डायनेस्टी यहाँ से शुरू हो जाती है और उसका सबसे पहला जो शासक होता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी पहले दास हुआ करता था। ठीक है, खिलजी वंश और तुगलक वंश द्वारा नियंत्रण यहाँ पे स्थापित कर लिया जाता है, किस पे, दिल्ली पे, और शुरू यहीं से होता है। ठीक है, क्षेत्रीय शक्ति जौनपुर यानी शर्की वंश की स्थापना 1479 में बहलोल लोदी द्वारा पराजित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये लोदी है, ठीक है, अब ये क्या, सिकंदर लोदी आते हैं जो कि 1504 में लोदी वंश की स्थापना कर देते हैं और आगरा को उप राजधानी का दर्जा भी दे देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे लोदी वंश तो रहता है, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो जाती है बाबर की। किसकी एंट्री हो जाती है, बाबर की एंट्री होती है। यानी बाबर जो है वो लोदी से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध। और वो कौन सा युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 ईस्वी में करते हैं। और अगर बात करें कि तोप का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने ही किया था और इसको, लोदी को उन्होंने हरा करके मुगल साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। और मुगल साम्राज्य आप देखेंगे कि काफी लंबे समय तक चलता है, क्योंकि बाबर आते हैं, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर उसको और आगे तक लेकर के जाते हैं। काफी लंबा समय होता है अकबर का, और विकास भी बहुत, जैसे कि फतेहपुर सीकरी और आगरा को राजधानी बनाना, ऐसे बहुत सारी चीजें अकबर करते हैं। फिर शाहजहां आते हैं, जहांगीर आते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं। शाहजहां क्या करता है, वो ताजमहल का निर्माण करता है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको शामिल किया गया है, ताजमहल को। तो बात करते हैं, अब देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है हमें। मुगल वैभव और मिश्रित संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। सत्ता का केंद्र 1526, ये बात की थी ना, 1526 में ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि किसके बीच होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। और लोदी क्या होता है, हार जाता है। यहीं से बाबर ने अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, ग्वालियर से इनका शासन और संक्षिप्त काल रहा है। अकबर आते हैं, जो कि सबसे लंबा समय इनका होता है, 1556 से 1605 ईस्वी तक ये देखने को मिलते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण और इलाहाबाद का किला भी ये बनाते हैं। आप संगम गए हैं कभी, संगम जाएंगे तो वहां किला जो देखने को मिलता है ना, वो अकबर द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण कौन करवाता है, ये अकबर ही करवाते हैं। सांस्कृतिक विलय देखने को मिलेगा यहाँ पे। गंगा यमुना तहजीब यानी जन्म होता है यहाँ पे, आप देखेंगे प्रयागराज संगम में गंगा और यमुना नदियों का भी संगम है। और अकबर के दरबार में वास्तुकला, साहित्य, चित्रकला और संगीत के बिना भेदभाव की नियुक्ति होती थी। आपने देखा होगा कि जो बीरबल थे वो भी मतलब अकबर के ही दरबार में थे। तो वो, क्योंकि अकबर ने ना मतलब शांति की नीति को अपना रखा था, वो भेदभाव नहीं करते थे, क्योंकि उनका क्या था कि एक साम्राज्य में शांति बनी रहे, तो वो सब चीज़ों को एक तरीके से बराबर का दर्जा देते हैं। और आगे आप देखेंगे अकबर के टाइम पीरियड में कि वो जजिया कर भी जो होता है, जो कि हिंदुओं पे लगाया जाता था, उसको भी क्या करते हैं, वो समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वो सुलह-ए-कुल की नीति अपनाते हैं। कौन, अकबर अपना लेते हैं। उसको इसलिए ताकि हिंदू और मुस्लिम में क्या बनी रहे, एकता बनी रहे। ठीक है,
तो शाहजहां फिर क्या करते हैं, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया और इसको विश्व धरोहर स्थल में यानी शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, विश्व धरोहर में ये शामिल है। कौन, क्या, ताजमहल। उसके बाद देखते हैं अवध का पुनर्जागरण यहाँ पे देखने को मिलता है। मुगलों का पतन, एक नए संस्कृति केंद्र का उदय देखने को मिलता है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अंग्रेज होते हैं वो अपना आधिपत्य जो होता है वो बहुत ही तेजी से शुरू करते हैं, क्योंकि 1757 में प्लासी का वॉर होता है और 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला के साथ में, वहां से लेकर 1857 की क्रांति तक यानी 100 वर्षों का जो बीच में गैप रहता है, इन 100 वर्षों में जो अंग्रेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अमीर हो जाते हैं वो लोग, और जो लोगों के ऊपर होती है प्रताड़ना बहुत ज्यादा करने लगते हैं ये लोग। ठीक है, तो अंग्रेजों का वर्चस्व यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर 1857 की क्रांति होती है जिसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ से मेरठ, कानपुर, झांसी इन जगहों से लोग आते हैं और बिठूर कि इतने बड़े लेवल पे ये क्रांति होती है। तो क्या क्या है आगे चीजें वो देखते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति की जन्मभूमि प्रथम भारतीय संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम इसको बोलते हैं। यानी आपका क्वेश्चन भी आता है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हम किसे कहते हैं, तो वो 1857 की क्रांति को कहते हैं। यहाँ से झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अवध से बेगम हजरत महल और अन्य प्रमुख नायक जो बख्त खान, नाना साहब, तात्या टोपे, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो निभाई थी। ठीक है, अब देखते हैं आधुनिक राष्ट्रवाद और बुनियादी ढांचा। ठीक है, राष्ट्रवाद का केंद्र जो है, जैसे कि राष्ट्रीय नेता मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन। आंदोलन महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, और आंदोलन संयुक्त प्रांत में क्या हो गया था, फैल गया था। संयुक्त प्रांत किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट यहां से क्या आता है, जो चौरी चौरा की हिंसक घटना हो जाती है जिसने असहयोग आंदोलन को रोका। मुस्लिम लीग की राजनीति का केंद्र भी ये उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, आधुनिकीकरण यहाँ पे क्या हुआ था, रेलवे, नहर, संचार साधनों का व्यापक विकास, आधुनिक शिक्षा व पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कमेंट करके फटाफट बता दो कौन कौन है जो लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। अब एक राज्य अनेक नाम, भौगोलिक विकास। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितने बार नाम का परिवर्तन हुआ है, कब कब हुआ से है, क्योंकि यहाँ से क्या होते हैं बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी बंगाल, ठीक है, यहाँ से अलग हो गया था। 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध इस नाम से जानते थे। ठीक है, 1935 में आप मैप भी देख लो कितना चेंज हुआ है, यहाँ ऐसे था फिर ऐसे, और यहाँ देखते यहाँ पे संपूर्ण मैप हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो आपका उत्तराखंड और ये वाला एरिया है ना वो भी अलग हो जाता है आगे चल के। 1935 में यूनाइटेड प्रोविंस नोट। 1920 में राजधानी इलाहाबाद से क्या हो गई, लखनऊ स्थानांतरित हो गई। पहले इलाहाबाद बनाया गया था लेकिन फिर लखनऊ को स्थानांतरित कर दिया गया। 1950, अब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण होता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का जो गठन है, उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी को है। उत्तर प्रदेश का गठन कब होता है, 24 जनवरी को, यानी 24 जनवरी। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का दिवस जो होता है वो कब होता है, तो वो 24 जनवरी को होता है। वन लाइनर में ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब उत्तराखंड का विभाजन होता है, कब होता है, सन 2000 में होता है, लेकिन 9 नवंबर 2000 को होता है। ठीक है, उसकी भी बात करते हैं। कारण हिमालय, कारण क्या था अलग होने का, हिमालय अशांति, अत्यधिक जनसंख्या, विशाल क्षेत्र और सुदूर लखनऊ सरकार से उपेक्षा की भावना, व्यापक बेरोजगारी, गरीबी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी।
परिणाम क्या हुआ? 9 नवंबर 2000 को उत्तर पश्चिमी हिस्से को अलग कर उत्तरांचल, लेकिन 2007 से इसका नाम क्या पड़ गया था? उत्तराखंड पड़ गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं सत्ता की धुरी, सोना और क्रांति की भूमि। जिस मिट्टी ने मुगलों का पतन और अंग्रेजों की गुलामी देखी, उसी ने क्रांति की चिंगारी भी पैदा की थी। यानी देश के 8 प्रधानमंत्री वो यहीं उत्तर प्रदेश से ही हुए हैं। ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह और राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये ऐसे महान नेता हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ही बने थे प्रधानमंत्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही गए थे यहाँ से। तो दोस्तों, कैसा लगा ये इतिहास उत्तर प्रदेश का? मिलते हैं आप सबको अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर मेरा होगा एमसीक्यूज का, जो कि आएगा आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए मैं एमसीक्यू करवा रही हूँगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।